संचार न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, आज क्या पूरा मामला है, जिस मामले को लेकर क्या फैसला आता है? जी, ये मामला वैसे तो शुरू हुआ था, हरियाणा की एक बेटी थी मनीषा, जिसकी एक डेड बॉडी मिली थी 13 तारीख को। वो 11 तारीख को लापता हुई थी घर से, लेकिन शुरुआत में जो हुआ था, मतलब उसके जो घर वाले थे वो गए पुलिस स्टेशन। शुरुआती दौर में क्या हुआ, उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं करी गई, और जो पुलिस ने उनको रिस्पांस दिया वो ये दिया कि कहीं चली गई होगी, किसी के साथ भाग गई होगी। ये शुरुआती जो बातें सामने आई थी वो हुआ था। उसके बाद क्या होता है, 13 तारीख को उसकी डेड बॉडी जो है एक खेत में पड़ी हुई मिलती है। उसके बाद प्रशासन के ऊपर भी काफी सवाल खड़े हो गए थे कि अगर शुरुआत से जांच अच्छी रही होती तो शायद उस बिटिया को बचाया जा सकता था, लेकिन ये मामला बढ़ता गया। जब सुनवाई नहीं हुई, अब मेरा बच्चा है, उसकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या होगा, मतलब मैं क्या कहूंगी कि मेरे जो है सुनवाई नहीं हुई, प्रशासन ने मेरी बात नहीं सुनी। ऐसे एक आदमी इकट्ठा हुआ, 2 आदमी इकट्ठे हुए, बढ़ते बढ़ते 4, 5, 10, 100 ऐसे लोग इकट्ठे हुए। जैसे ही लोगों की भीड़ जमा होती चली गई, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी आए जिनके सोशल मीडिया पे काफी बड़े हैंडलर्स, मतलब अपने YouTube चैनल थे और वो अपने चैनल चला रहे थे। ऐसे लोग भी वहां इकट्ठा हुए। उनमें से एक काफी मतलब चलने वाला चैनल है संसार क्रांति के नाम से, शायद आप लोगों ने सुना भी। तो वो क्या हुआ, उन्होंने वहां पे कवरेज की थी। जैसे कोई भी पत्रकार होता है, मतलब कोई सोशल मीडिया हैंडलर होता है, वो कहीं पे भी जाके एक कोई भी इवेंट को रिकॉर्ड करता है। उन्होंने भी वही किया, वो चीजें रिकॉर्ड कर रहे थे। अब रिसेंट में क्या हुआ है, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं भिवानी थाने में, भिवानी पुलिस स्टेशन के अंदर, और उसमें कुछ FIR में मेन बातें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं, एक लगाई गई है कह सकते हैं 353(2) की स्टेटमेंट ऑफ कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ। 505 ये पहले IPC में होता था, अब जो है ये 353 है। इसमें क्या है कि पब्लिक को गलत मतलब उन्होंने मिसचीफ किया है, गलत न्यूज छाप के या फिर गलत बातें बोल के, मतलब लोगों को बरगलाया है एक तरीके से। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहली जो रिपोर्ट आई थी, वो बेटी की जो पहली रिपोर्ट आई थी, उसमें कुछ बातें ऐसी हुई थी। अब ये कंफर्म नहीं है कि वो उसमें लिखा था या उसको इंटरप्रेट किसी ने गलत किया, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन क्या बात है, उसमें ये लिखा हुआ था कि उनका गला काटा है, ऐसा इंटरप्रेट किया था कुछ लोगों ने भीड़ में इंटरप्रेट किया, और जो कर्मू देसी पत्रकार थे उन्होंने माइक लगा के वो बात चला दी थी। तो बेसिकली क्या था, किसी और की बात को वो कन्वे कर रहे थे, ये हुआ था वहाँ। तो इसमें उनके ऊपर जो धारा दर्ज हुई है कि आपने पब्लिक को गलत बात परोसी है, इस वजह से आपके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर एक पत्रकार कहीं पे जाता है, किसी इवेंट को रिकॉर्ड करता है, वहां पे जो चीजें लोग बोल रहे हैं वो उसको कवर कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ ये धारा बननी चाहिए? मेन क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। दूसरी बात ये है, इसमें एक 196 भी लगी हुई है, 196(1) है ये। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें है स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेस शिव प्रसाद की। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ भी किया है कि ये धारा जब लगनी चाहिए जब 2 ग्रुप्स के बीच में कोई इंसान दुश्मनी पैदा करने की कोशिश करे, या वो ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे किसी रिलीजन का मतलब 2 रिलीजन के लोग हैं, 2 जातियों के लोग हैं, किसी भी तरीके के ग्रुप्स के बीच में दुश्मनी क्रिएट कर रहा है। लेकिन अब हम ये सवाल प्रशासन से कर सकते हैं कि क्या वहां पे जो चाहे वो देसी पत्रकार कर्मू था या फिर और भी बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई है, क्या वो 2 ग्रुप्स को लड़वा रहे थे आपस में? मेन बात इसमें ये फोकस करने की है, क्योंकि इस धारा में मुकदमा दर्ज करने का मतलब तो ये है कि वो वहां पे 2 ग्रुप्स को लड़वाना चाहते थे। तो ये मेन बात उठती है कि क्या ये धाराएं जो लगाई हैं वो सही लगाई, क्या सोच कर लगाई गई हैं? तीसरी बात, एक और मेन जो बड़ी धारा इसमें लगाई है वो क्या है, 66F ऑफ IT एक्ट।
आईटी एक्ट का जो 66F सेक्शन है वो है साइबर टेररिज्म का। साइबर टेररिज्म मतलब एक तरीके से कह सकते हैं इंटरनेट का आतंकवाद। और अगर हम आईटी एक्ट पढ़ेंगे, अब मैं एज ए लॉयर इसको थोड़ा सा आम भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं, उसमें क्या है कि एक कोई सिक्योर डेटाबेस है और कोई आदमी उसको हैक करने की कोशिश करता है, या फिर मैं कोई मतलब कोई एक डेटाबेस है, मैं ऑथराइज हूँ उसका करने के लिए, लेकिन कोई और आदमी जो ऑथराइज नहीं है उसको हैक करता है। एक तरीके से साइबर अटैक भी कह सकते हैं। उन मामलों में ये धाराएं लगाई जाती हैं। लेकिन अब कोई पूछे अगर प्रशासन से ये बात कि वो पत्रकारों ने कौन सा साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से ये धारा जो है इम्पोज की गई, क्योंकि इसमें जो सजा है वो बहुत ज्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है और ऑब्वियसली फिर जमानत होना भी बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन ये धारा लगाते हुए इसमें अगर फैक्ट्स देखें और हम आईटी एक्ट की अगर लैंग्वेज पे जाएं तो वो मैच नहीं करते इसके फैक्ट्स से। तो इस तरीके के गंभीर धाराओं के साथ जो पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज हुए हैं, एक पत्रकार जो है मेन जो अंदर हैं, अभी जेल के अंदर हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, वो देसी पत्रकार कर्मू हैं, बाकी सब बाहर हैं, लेकिन एफआईआर में नाम उनके भी आए हैं, ऐसा सुनने में आया है और उन लोगों ने कहा भी है कि हमारे खिलाफ भी मामले दर्ज हुए। तो इसमें एक मेन क्वेश्चन ये भी है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो छीनी जा रही है। दूसरी बात ये है, अगर फैक्ट्स पे जाएं, अब इसमें डिफेमेशन लगाया, देखिए डिफेमेशन का एक सेक्शन लगाया 356(1), उसमें क्या है, मेरे खिलाफ मेरी मानहानि की है, मैं कंप्लेंट करूंगी तो मामला दर्ज होता है। अब ये पूछने वाला हो कोई प्रशासन से कि किसने मामला, किसकी मानहानि हुई थी और किसने मामला दर्ज कराया, उनको ये बताया गया, जो पत्रकार हैं उनको ये बताया गया कि कोई मध्य प्रदेश से डाक रिसीव हुई थी कंप्लेंट, उसके ऊपर जो है इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। अब इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो शुरुआत, जिसका बच्चा गायब था, जो वो बिटिया थी मनीषा, जो नहीं पता चल रहा था उसका, उस वक्त वो फिजिकली प्रेजेंट थे पुलिस स्टेशन में, उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन डाक से जो कंप्लेंट रिसीव हुई है उसके वजह से इतने लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो गई। दूसरी बात है, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, अच्छा इसमें एक और सेक्शन जो है इम्पोज हुआ है वो 67A ऑफ आईटी एक्ट है। वो क्या होता है, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल जो है कोई ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है या दिखाता है या पहुंचाता है, तब ये लगाई जाती है। अब इसमें फिर ये क्वेश्चन प्रशासन से पूछ सकते हैं कि सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कौन सा मटेरियल उन लोगों ने ट्रांसमिट किया था जब वो कवरेज कर रहे थे। वो भीड़ जो थी, धरना जो लोगों ने किया हुआ था, वो बस उनको कवर कर रहे थे, तो वहां पे ये सेक्शन का क्या काम आता है, ये बात हो गई। दूसरा है एक ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, 72 ऑफ आईटी एक्ट। अब कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें, ये इसमें एक मेन बात लिखी हुई कि अगर मेरी कंसेंट नहीं है और मेरी न्यूज को आप सभी पत्रकार हैं, आप लोग छापते हो मेरी कंसेंट के बिना, तो ये सेक्शन इम्पोज होता है। अब मानने वाली बात थी, मनीषा के बारे में जो न्यूज चल रही थी, उसके फादर साथ में बैठे हैं, उसकी फैमिली पूरी साथ में है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इसलिए वो लोग न्यूज कवर कर रहे हैं, तो इसमें ये सेक्शन का क्या काम आता है। दूसरी बात ये है कि मनीषा के फादर ने भी एक वीडियो रिलीज किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो पत्रकार तो मेरे लिए ही खड़े हुए थे, मेरी ही आवाज उठा रहे थे, आप लोगों ने उनको ही जेल में डाल दिया। तो ये एक मेन बात जो है इसमें जरूर उठती है। अब अगर और बात करें इसके बारे में, एफआईआर के बारे में, तो ये मेन सेक्शन है जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं वो थोड़े गंभीर हैं, जैसे 196 है और 353 है, जिनकी वजह से जो है, और सबसे मेन है साइबर टेररिज्म, जो कि मतलब गंभीर अपराध जो साइबर को लेके होते हैं तभी लगाए जाते हैं, उन्हीं मामलों में लगाए जाते हैं। तो हम मतलब अगर हम एज ए लॉयर भी इसमें देखें तो हमें ये नहीं लगता कि ये फैक्ट्स इस केस में मौजूद थे। और एक पत्रकार, दूसरी एक बात, एक मेन बात हमारे कानून में होती है मेंस रिया, कि कोई आदमी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो क्या वो गिल्टी माइंड से वो मतलब उसने सोचा था क्या ये क्राइम करने का, पहले उसने सोचा था, तब उसने प्लानिंग करी, फिर उस क्राइम को किया,
तो क्या जो पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्होंने सोच समझकर ये माहौल क्रिएट किया था कि उससे लोगों का नुकसान हो? तो वो क्या क्राइम करना चाहते थे? ये एक बेस है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए या उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए, एक बेस होता है। तो क्या उन्होंने ऐसा सोच के वहां इकट्ठा हुए थे कि हम लोग ये क्राइम को अंजाम देंगे? या क्राइम तो वैसे कुछ हुआ नहीं है, ना वहां कोई दंगे हुए हैं, ना वहां कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ना किसी को चोट पहुंची है। जो भी हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग धरने में बैठे थे। शुरुआत क्यों हुई थी? और कि प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं की थी। अगर शुरुआती ही दौर में अच्छी कार्रवाई रही होती तो इतने लोग वहां जमा ही नहीं होते। पहली बात तो मेन यही है। अब उसके बाद जो लोग जमा हुए हैं अगर उनके खिलाफ ही मामले दर्ज हो जाएंगे तो फ्यूचर में कौन किसके लिए आवाज उठाएगा? सबसे बड़ी बात यही है। तो इसी के रिलेटेड हम ये चाहते थे इस केस की भी डिस्कशन हो जाए। आप लोग भी इसी चीज से हैं, पत्रकार हैं सब लोग, तो ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसको डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। तो ये डिस्कशन हम करने के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए थे। पर्टिकुलर लाइन बता सकते हैं आप जिसको लेकर ये स्टार्टिंग हुई थी, जो लाइन थी जो पत्रकारों द्वारा कन्वे की गई, या वो वर्ड्स? जी, एफआईआर में भी इस चीज का डिस्कशन है कि ऐसा किसी वीडियो में कहा गया कि वो जो बच्ची थी उसका यूट्रस नहीं था, कुछ उसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो गायब थे, और कि अमीर की बेटी अगर होती तो उसकी सुनवाई हो जाती, गरीब की बेटी है तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। ये जो है मेन एफआईआर में भी हाईलाइट उसको किया गया है। अच्छा, तो इसमें मेन बात एक और है, जैसे ही ये हुआ था, सारा मामला हुआ था, उसके बाद 13 तारीख को वो बच्ची की डेड बॉडी मिली थी, उसका जो मेडिकल हुआ था, अब वो इंटरप्रिटेशन किसी और ने किया था। वो माइक लगा रहे थे, वो पंचायत के अंदर जो लोग बैठे हुए थे वहां पे वो पढ़ी गई थी रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट को या तो गलत इंटरप्रेट किया है या फिर उसमें ऐसा था, वो एक्चुअल सिचुएशन तो प्रशासन को पता है, लेकिन जो चीजें उनके द्वारा लोगों तक पहुंची हैं उनकी कहाँ गलती है? उन्होंने थोड़ी इस चीज को इजाद किया है। अगर हम देखें, अगर आप हो, आप मेथड हो, कम्युनिकेशन का मेथड हो, जो हो रहा है वो ही दिखा रहे हो, तो अब आपको ही अगर पकड़ लिया जाएगा फिर तो फ्यूचर में कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। अगर कहीं किसी के लिए आवाज उठाई जा रही है जरूरत पे, फिर तो कोई किसी के लिए नहीं आएगा। यही मैसेज समाज में जाएगा ना इस चीज के लिए। मैम 66 ऐप जो धारा बता रहे हैं आप जी, उसमें जो साइबर की धारा लगी है उसमें उसके तहत साइबर आतंकवादी माना जाता है जी। तो क्या अभी जो धारा लगी है उसमें कर्मू को साइबर आतंकवादी माना जा रहा है? देखिए, पहली बात तो अगर एफआईआर दर्ज हो गई है इसका मतलब ये नहीं है कि जुर्म साबित हो गया है, ठीक है। प्रशासन को लगता था कहाँ से कि वो साइबर टेररिज्म कर रहा है, तो उन्होंने ये जोड़ा है। लेकिन हमने इस बारे में बात भी करी है, अगर मेन बातें शुरुआत में करे भी तो ऐसी चीजें मौजूद ही नहीं है कि ये धारा लगनी चाहिए, हमारे हिसाब से तो नहीं है। बाकी कोर्ट ऑफ लॉ पे हमें पूरा यकीन है, वहां पे ये चीजें साबित हो जाएंगी कि ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन शुरुआती चीज, लेकिन जो हरासमेंट होती है वो तो इंसान को मिल ही जाती है ना। शुरुआत में अगर गंभीर धाराएं किसी के भी अगेंस्ट दर्ज होती हैं तो उसकी हरासमेंट तो होती है ना, तो वो चीजें जो है वो हो सकता था अवॉइड हो सकती थी अगर शुरुआत से ही। ये तो सच्चाई है कि जो अमीर और गरीब की बात है, इतने केस आप लोगों के पास भी आते हैं और हम लोग कवर करते हैं। किसी भी गरीब आदमी को पुलिस जल्दी से कवर नहीं करती। और रेखा गुप्ता जी अभी मुख्यमंत्री थी, उनके पे जिसने वार किया उसके दोस्तों को भी 2 दिन में उठा दिया गया। ये तो सच्चाई है। कांग्रेस की एक सांसद थी, उनकी चैन उठी, वो तुरंत पुलिस आ गई। अब यही बात है, तो ये केस हम पे बल लगा है तो वो तो गलत है ना? यही बात है, यही बात तो कोर्ट में भी होनी है। जो बात आपने कही यही दलीलें कोर्ट में भी होनी है कि ये बात तो एक कड़वी सच्चाई है ही समाज की। ऐसा जनरली होता है, किसी भी महकमे में चले जाओ, जो अमीर है वो जल्दी से अपने रिसोर्सेज अरेंज कर सकता है क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। जो गरीब है उसे एक्चुअल में तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी होती है तो वो अरेंज नहीं कर पाता। ये सच मैटर में कर्मू जी का क्या कुछ कहना है अगर बात हुई हो? कर्मू जी अभी जेल में है, ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में है, तो उनसे बात होना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी आवाज और भी पत्रकार बन रहे हैं,
जिनसे हमारी बातचीत हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमने एक जो जिनकी आवाज जा नहीं रही थी, प्रशासन तक नहीं पहुंच रही थी, लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, हम बस वो कम्युनिकेशन का माध्यम बने हैं। लेकिन फिर भी हमारे अगेंस्ट ये चार्ज लगा है, तो क्या हमारी बात भी लोगों तक पहुंचेगी? हम लोगों की बात पहुंचाते हैं। कर्मू जी ने जो सबसे पहले खबर चलाई थी उसमें सीनियर अधिकारी पुलिस के वहाँ पे थे और उनकी भी बाइट थी। बिल्कुल। उस दौरान कोई ऐसा कर्मू जी की तरफ से और चैनल की तरफ से नहीं था और खुद प्रशासन ने ये बात कही थी कि हम इस पे ध्यान देंगे और इसको ज्यादा वो नहीं करेंगे। फिर कर्मू जी को क्यों टारगेट बनाया गया? यही तो बात ही, मुद्दा ही सारा यही है। मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली कोई रंजिश पुलिस की उस एरिया में रही हो, जिसका बदला पुलिस प्रशासन ने उनसे लिया हो और उनपे इस तरीके की धाराएं कांटेक्ट की? देखिए, प्रशासन ने क्या सोच के ये चीजें जो है मुकदमा इस तरीके से दर्ज किया है, ये तो सोच वही बता सकते हैं। हम तो कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा और क्या उनके रीजंस रहे होंगे। हाँ, हम फैक्ट्स की बात कर सकते हैं कि अगर हम चीजें देखें शुरुआत से मैं हरियाणा से जुड़ी हुई, बेसिकली हरियाणा से ही हूँ, ठीक है, तो हम लोग भी जुड़े हुए थे इन खबरों से, हम लोग भी जुड़े हुए थे और ज्यादातर जो लोकल न्यूज वाले थे वो ज्यादा रिपोर्टिंग मतलब हमें मिल रही थी। तो हमें भी ठीक है, हम वहां नहीं जा सकते, अब भिवानी यहाँ से बहुत दूर है, हम नहीं जा सकते, तो हमें उनके द्वारा इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हम भी देख रहे थे, वो चीजें देख रहे थे। अब उस दौरान एक बात होती है, 100 लोग मौजूद हैं, उस वक्त जोश का माहौल होता है, अगर किसी ने जोश में आके एक आध बात कोई गलत बोली भी है, अब उस पे तो हम जा नहीं सकते कि एक बात उसने ऐसे ही उसको पकड़ लेते हैं, उस बात में तो जा नहीं सकते। तभी मैंने कहा मेन बात क्या होती है, कोई क्राइम हुआ है, मेंस्ट्रुआ होना बहुत जरूरी है, क्रिमिनल माइंड, गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है। तो क्या उनका वो क्रिमिनल हैं? उन्होंने क्या ये सोच के सब कुछ इकट्ठा किया था कि हम यहाँ पे दंगे करेंगे या हम यहाँ पे रॉयट्स क्रिएट करेंगे या लोगों को लड़वाएंगे, दुश्मनी करवाएंगे? मैम कितने लोगों को जो है एफआईआर में नामजद किया? देखिए, जो जेल में हैं, जुडिशियल कस्टडी में हैं, वो बस कर्मू जी हैं। उनके अलावा काफी सारे लोग जो हैं लिस्ट में हैं, जिनके मतलब लिंक दिए गए हैं एफआईआर के अंदर। आपको संख्या का बता पाए? नहीं 48 के अराउंड। तो ये काफी सारे इसमें लिंक दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन मतलब जो टॉप पे हैं वो कर्मू, आप अगर कहें तो उसमें हाँ मेन मतलब अब कह सकते हैं जेल में जिनको भेजा गया, हमारे हिसाब से तो सबसे ज्यादा तगड़ी कार्रवाई तो उनके ऊपर ही बनी हुई है। प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए मीडिया को टारगेट बनाया। अब देखिए, अगर हम फैक्ट्स देखें शुरुआत से, भाई एक आदमी है, उसका बच्चा चला गया है, ठीक है, किसी भी रीजन से चला गया है, अगर शुरुआत से उसकी कार्रवाई इतनी अच्छी हो जाती तो ये सब ना होता, स्थिति कुछ और, ये स्थिति ही कुछ और होती। कौन वहां जाता? भिवानी में कुछ हो रहा है, हम बीइंग ए लॉयर अगर हम बात करें, ये तो आपने सारे जो फैक्ट्स हैं आपने बता दिए, ये सब चीजें पब्लिक के बीच में जाएंगी, लेकिन जो असली लड़ाई है वो कोर्ट रूम में होनी है, कोर्ट में होनी है। वो आपको क्या लगता है, कितने आप प्रिपेयर हैं, कितनी तैयारियां हैं और कितना? बिल्कुल कोर्ट रूम में जो होगा वो उनके फेवर में होगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये चीजें देखिए एडजस्ट नहीं होगी। हाँ, क्योंकि ये है, हम कह सकते हैं न्याय देर से कभी कभी मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। हमारा कानून ऐसा है और वो भी इसलिए है क्योंकि वो जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है जिसने जो नहीं किया होता वो भी फंस जाता है। लेकिन तो, कानून में ये भी कहा गया कि देर से मिला हुआ न्याय वो न्याय नहीं है। हाँ, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात जरूर है। अगर पुलिस की मनमानी समझी जाए कि अगर कोई आवाज उठाता है तो लोकल न्यूज वाला, तो उसको जो भी प्रशासन फटाफट उसको ले लेगा, क्या ये मनमानी समझे पुलिस की या इसके पीछे प्रशासन का ही रोल होता था? देखिए, अब शुरुआती जो एफआईआर दर्ज होती है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनके पास क्या रीजंस हैं इस चीज को बिलीव करने के लिए कि ये हुआ है, ये वो ही जो है इस बात को क्लियर कर सकते हैं। और कोर्ट में तो वो क्लियर करेंगे भी, स्टेट की तरफ से जो भी क्लियरेंस आएगी वो आएगी। अच्छा, मेरा नाम निशा गौड़ है और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट और ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, दिल्ली एनसीआर में हमारी प्रैक्टिस है। मैडम बताएंगी। मेरा नाम अपूर्व है, मैं भी एडवोकेट हूँ और दिल्ली हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस है हमारे। ये हरियाणा से न्यूज के साथ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।